आपने कहा कि हाँ, जो रेजिडेंशियल है उसमें एक 2-2.5% 3% टाइप का रिटर्न आप करेंगे, लेकिन वहीं जब ये सवाल मन में आए कि अच्छा फिर उसी इलाके में दुकानें भी बनेंगी, डेफिनेटली अगर मकान बनेंगे तो वहां हो सकता है कोई प्लॉटिंग वाली स्कीम भी आ जाए, फिर इन तीनों में से कैसे चुनाव किया जाए, सबसे ज्यादा बेहतर क्या होगा? देखिए, ये भी बड़ा हमेशा आने वाला प्रश्न है कि कैसे चुनें। रिटर्न के आधार पर सिर्फ रिटर्न के आधार पर चुनना बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है। ओके। हम अक्सर रियल एस्टेट में, खासकर मकान और घरों का जो रियल एस्टेट है या प्लॉट, वो इस वजह से करते हैं कि इसकी कितनी बढ़ेगी वैल्यू। और वैल्यू बढ़ने का सबसे बड़ा इंडिकेटर ये होता है कि कितनी डेवलपमेंट होने वाली है। तो बनी हुई प्रॉपर्टी में भी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रहती है, लेकिन जो बिल्कुल ग्रीन फील्ड है या अभी अभी बनना शुरू हुआ है, और जैसा हम पिछले आधे घंटे से बात कर भी रहे हैं कि जहाँ पर अगले 10 साल तक कंटिन्यूअस स्पीड आने वाली है, शायद एक वेयर हाउसिंग लगे या एक इंडस्ट्री लगे, उसके आसपास होता ये है कि ये एक एक्टिविटी शुरू होने से उसकी एंसिलरी बहुत सारी शुरू हो जाती है। वहीं पर ट्रक रिपेयर की इंडस्ट्री लग जाएगी, वहीं पर फिर वो मेडिकल रिलेटेड इंडस्ट्री लग जाएगी, ऐसे तमाम सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज बहुत सारी आ जाती हैं और वो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, वो इकोनॉमी को आगे कंट्रीब्यूट करती हैं। तो रियल एस्टेट इन सब चीज़ों से एक तरीके से उसको लाइफ ब्लड मिलता है, उसकी प्राणवायु आती रहती है, वो बढ़ता रहता है। तो आप अगर किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर, अगर मैं वापस सीक्वेंस में बात करूँ, जहाँ आपको आज इंफ्रास्ट्रक्चर बनता हुआ दिखने लगा है या बड़ा प्रोजेक्ट लगने लगा है, दूसरी बात जिसके आसपास काफ़ी डेवलपमेंट का स्कोप है, ऐसा ना हो कि कुछ आसपास बनने की जगह ही नहीं है, तो जहाँ पर नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है या कोई पोर्ट का काम चल रहा है, ज़मीन काफ़ी है, डेवलपमेंट काफ़ी होने वाला है, नया एयरपोर्ट बन गया, पनवेल पूरा डेवलप हो जाएगा, शायद पनवेल से पूना तक सब डेवलप हो जाएगा, जहाँ इतना स्कोप है। और जहाँ अभी शुरुआत है, शुरुआत से मतलब ये है कि जहाँ पिछले 7-8 साल तक ही हिस्ट्री है, उससे बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है। तो यानी आगे आने वाला समय जो है वो 25-30 साल का आपके पास लगातार डेवलपमेंट का है, जहाँ ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ जाएं। खुशकिस्मती से ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं देश में जहाँ ये चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, वहाँ आपका इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ेगा। तो आप 2-2.5% की फिक्र छोड़ दें और आप ये देखें कि अगर आज आपने 1 लाख रुपए या 20 लाख रुपया कहीं लगा दिया है, तो वो शायद आपके जीवन काल में देखते देखते वो 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और जीवन काल से मेरा मतलब है कि आप अगर मिड लाइफ में कर रहे हैं तो एक एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहूंगा कि कई लोग कई बार पूछते रहते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, शोज देखते हैं हम शो कर रहे हैं उस हिसाब से। तो छोटा सा उदाहरण इंदौर के लिए देता हूँ, जहाँ सुपर कॉरिडोर की वो रास्ता जिसकी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से, तो एक समय तक तो वो पूरा इलाका डेड पड़ा रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस वक्त उसमें प्लॉट खरीदे और आज की तारीख में कईयों का कहना है कि 20-30 लाख का था लेकिन अब करोड़ तक पहुंच गया। शायद डेड पड़ा रहा, कुछ हुआ, फिर अब कुछ एक्टिविटी आ गई वहां पर, किसी का कहना है कि भाई मेरा तो ऑलमोस्ट 5 गुना 6 गुना हो गया। तो क्या ऐसा होता है कि आपको शायद शुरू में लगे कि ये कहां पैसा फंसा दिया, लेकिन धीरे धीरे जब वो चीज बढ़ती है, फॉर एनी रीजन रुक गई, बढ़ गई, रुक गई, लेकिन अपने जब थोड़ा सा 60% मेच्योरिटी पे पहुंचती है, तब लोगों को रियलाइज होने लगता है कि हाँ ये तो सही डिसीजन था। जी। और कई बार बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, ना सिर्फ इंदौर बल्कि देश के और कई हिस्से हैं। इंदौर मैंने खुद भी देखा हुआ है। तो इंदौर भी इंडस्ट्रियल रहा है, तो एक इंडस्ट्रियल सिटी के पास हमेशा ये संभावना बनी रहती है कि वो ग्रो कर जाएगा अगर थोड़ी देर के लिए पॉज में चला भी गया हो तो होता ये है कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन चुका है जहाँ पर सारी चीज़ें फिलहाल उस स्टेज में हैं जहाँ से वो सिर्फ ग्रो करेंगी। अब कुछ एक देखिए अपवाद छोड़ दें, हो सकता है किसी ने कोई पॉलीमर बिजनेस शुरू किया हो लेकिन वो पॉलीमर अब दुनिया में बंद हो गया, प्लास्टिक्स बंद हो गए, तो वो अपवाद हो गया, तो उसको छोड़ दें फिलहाल। लेकिन ज़्यादातर वो होते हैं जो कि ग्रो करते हैं समय के साथ साथ, और अगर ग्रो कर रहे हैं, अगर उनके पास इतना स्कोप है कि वो लगातार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते रहें और आउटपुट बढ़ाते रहें, तो कोई कारण नहीं है कि वो ग्रो ना करें, वो जैसा आपने कहा वो 20-30 लाख से 1 करोड़ ना बन जाए। हाँ, ये हो सकता है कि जो ओवरऑल बिजनेस डाउनटर्न या इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है उसमें हर किसी पर स्लो डाउन का इम्पैक्ट आता है, उससे विचलित होना ठीक नहीं है। 2008 में जो हुआ उसने हर किसी पर असर डाला।
या कोविड के दौरान जो हुआ वो उसने हर किसी पर असर डाला, लेकिन वो एक ट्रफ होता है जो उससे बाहर आ जाता है। हाँ, और वो इकोनॉमी में वो साइकिल्स आती रहती हैं। जी। इनफैक्ट ये सुपर कॉरिडोर की जिसका मैं उदाहरण दे रहा था, उसमें भी ये हुआ कि बड़े-बड़े कैंपसेस आएंगे, उस वक्त नहीं आए, लेकिन अब धीरे-धीरे आ गए। जी। उसमें आईटी होना था, शायद उस वक्त नहीं हुआ, धीरे-धीरे अब हो गया। उसमें ये था कि बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आएंगी, अब आने लग गई। बड़ा इम्पैक्ट आया जब वहां पर मेट्रो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई। जी। तो ये वक्त के साथ वहां पर अलग-अलग डेवलपमेंट हुए, और शायद अगर आप कॉन्क्रीट में देखें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे-धीरे बिट्स एंड पीसेस जुड़ते गए तो भाव अपने आप ऊपर चलता गया। हाँ, और देखिए एक चीज़ और कहनी ज़रूरी है, हमारे दर्शक ज़्यादातर वो हैं जो भारतीय हैं या भारत से जुड़े हुए हैं। जी। ये जो पर्टिकुलर बात हम कर रहे हैं, ये हमारे देश पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारे देश में इस समय लगातार डेवलपमेंट और ग्रोथ चल रही है। जो बहुत मैच्योर इकोनॉमी हैं, शायद वहाँ से अगर कोई इसे सुन ले तो उसको ये बहुत मुनासिब ना लगे या सही ना लगे, लेकिन हम उस फेज़ में हैं जहाँ अगले 30-40 साल या शायद ज़्यादा हम लगातार ये ग्रोथ देखने वाले हैं। जी। तो एक छोटा सा मैं फिर एक डेटा पॉइंट लाना चाहूँगा। देखिए हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 2/3 से भी ज़्यादा हिस्सा इस समय वर्किंग एज का है। जी। 2050 तक भी ये करीब करीब डबल होगा नॉन वर्किंग एज के मुकाबले। तो ये इतनी बड़ी हमारी रिसोर्स है जो अगर आप और कुछ ना भी देखना चाहें तो सिर्फ इसके दम पर ग्रोथ होती रहेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहेगी। तो चाहे वो ग्रोथ कॉरिडोर हो, चाहे वो देखिए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बहुत सारे बने थे, बहुत सारे नहीं चले उनमें से, उसके बावजूद उनकी ग्रोथ लगातार होती गई है। उनकी प्रॉपर्टीज़ की ग्रोथ होती गई है, रेंटल्स की ग्रोथ होती गई है। तो ये एक पर्टिकुलर फेज़ है सौभाग्यवश हमारी इकोनॉमी का, जहाँ पर आपका हर एक इन्वेस्टमेंट, लगभग हर एक इन्वेस्टमेंट ग्रो ज़रूर करता है। एक एग्जांपल, क्योंकि अभी मेरा गुजरात जाना हुआ थोड़े दिन पहले, ढोलेरा। एक समय में हम वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन और बहुत सारी चीज़ों की बात करते थे, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई, फिर वो धीरे-धीरे कहानी थोड़ी बाहर निकल गई, थोड़ा ध्यान से हट गई। अब लेकिन सेमीकंडक्टर का फिर वहाँ पर बहुत ज़ोरदार हल्ला है, तो फिर से वहाँ पर वो चीज़ें चल रही। तो अभी जो आपने उदाहरण दिया कि भारत में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं या घट रही हैं, उसमें शायद हो सकता है कि कभी आपको लगे कि कोई चीज़ स्लो पड़ गई या धीमी पड़ गई, शायद थोड़ा वक्त दे दें, फिर इंतज़ार करें, तो फिर वहाँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जी, देखिए 3 बातें याद रखें। और मैं बार-बार ज़रा मैक्रो की तरफ चला जाता हूँ। जी। वो इसलिए कि अगर हम उसको समझ लें तो हमारी बहुत सारी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हमारे पास 3 बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज हैं, और आप ये देखें कि अगर वो उनमें से कोई भी एक कहीं पे नहीं है, तो वो इलाका या वो लोकेशन थोड़ी कमज़ोर पड़ सकती है। ओके। तो एक तो है कि आपका बेसिक डेमोग्राफिक एडवांटेज जो है आपके पास, और डेमोग्राफिक में वर्किंग एज पॉपुलेशन है, लोगों की सेविंग्स हैं, ये सब आ जाता है। ठीक। दूसरा है जो आपके पास पॉलिसी की स्टेबिलिटी है, ये बहुत ज़रूरी होती है। ये तभी दिखाई पड़ती है जब ये ना हो। ओके। तो जब ये मिस होने लगे तब दिखाई पड़ती है कि पॉलिसी स्टेबल नहीं है, या आपका बार बार स्टैंड चेंज होता है। और तीसरी चीज़ जो है कि आपकी ट्रेजरी कितनी सुरक्षित है, आपका टैक्स कलेक्शन, फिस्कल कलेक्शन कैसा चल रहा है। अब इन तीनों फ्रंट पर अगर आप देखें तो फिलहाल हम लोग बहुत स्टेबल हैं। डेमोग्राफी जैसा मैंने पहले ही कहा हमारी बड़ी स्ट्रांग है, हमारी एवरेज इनकम बढ़ रही है, यानी कि सेविंग्स बढ़ रही हैं, तो वो उससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे फेवर में है। हमारा आज जो एवरेज एज है वो चाइना से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। जी। तो चाइना भी अब 40 के आसपास पहुंच रहा है एवरेज एज, हम तो आज भी 30 से कम है। राइट। तो वर्किंग एज आपके फेवर में है। पॉलिसी की स्टेबिलिटी आपकी लगातार बनी हुई है। वो एक सेम गवर्नमेंट के कंटिन्यू होने से भी होता है, लेकिन जो वैश्विक माहौल है उसको आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर विश्व में बहुत ज़्यादा फ्लक्स होगा तो हमारी पॉलिसी पे भी असर पड़ सकता है, पर हमारी पॉलिसी जनरली स्टेबल है। आप किसी भी PLI ले लें, फेम ले लें, जो भी आप पॉलिसी देखें तो उसमें एक स्टेडफास्टनेस बनी हुई है। और तीसरा आपका जो सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी बहुत स्ट्रांग है। आप GST की बात करें, आप CNBC पर ही रिपोर्ट करते हैं लगातार, करीब करीब 11-12% की बढ़त तो हम हर महीने देखते हैं, जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है। तो आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बड़ा स्ट्रांग है। तो अगर ये तीन ही चीज़ें आप देखना चाहें, बहुत ज़्यादा इधर उधर न जाएं, तो ये क्लियर हो जाएगा कि इस समय आप एक बड़े ही स्ट्रांग फाउंडेशन वाले मार्केट में बैठे हुए हैं। जी। अब आप इन चीज़ों को ले आएं अपने स्टेट लेवल पर, और ये देखिए कि कहाँ पर आपकी पॉलिसी बार बार फ्लक्चुएट कर रही है, तो आपका एक एंगल मिसिंग हो जाएगा।
या कहाँ पर बिल्कुल नहीं फ्लक्चुएट हो रही है। सरकारें बदलने से पॉलिसी बदल जाएंगी ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं क्लियर करना चाहूँगा। ओके। तो आप सिर्फ इसको सरकार से ना जोड़ कर देखें। कई बार सरकारें बदलती हैं लेकिन जो अप्रोच है वो चेंज नहीं होती इंडस्ट्री के प्रति, इन्वेस्टमेंट के प्रति। जी। अगर वो चेंज हो जाती है तो मुश्किल है।